हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। बहुत दिनों से क्लास तुम लोग का बंद था, नहीं शेड्यूल ही ऐसा हो जा रहा था और तुम लोग भी ध्यान नहीं दे रहे थे। क्लास देखो, अगर मन से करोगे ना तो फिर क्लास लेने में हमें भी मन लगेगा, मज़ा आएगा। अब पढ़ने का समय आ गया है। अब अगर डिनाई करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस तुम लोग का बचा हुआ है। अभी तो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही केवल हुआ है ना। करंट भी मान लो कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस तुम्हारा अभी भी अच्छा बचा हुआ है। तो बच्चे, अभी इसके जस्ट प्रीवियस क्लास जो तुम लोग का हुआ था उसमें तुम लोग को हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स बताए थे कि आपको अगर यू हैव गिवन नंबर ऑफ सेल्स देन आप उसको कैसे कनेक्ट करोगे। और आपने वहाँ पर 3 तरह का कॉम्बिनेशन पढ़ा था, सीरीज पढ़ा था, पैरेलल पढ़ा था और मिक्स पढ़ा था। आज आपका क्वेश्चन है आपके सामने, आप समझ सकते हैं, किरचॉफ्स लॉ ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। किरचॉफ्स लॉ आज तुम लोग पढ़ने जा रहे हो। किरचॉफ्स का नियम क्या है, ये चीज़ तुम पढ़ने जा रहे हो। किरचॉफ्स देखो, किसी किसी किताब में किरचॉफ्स पढ़ेगा, कोई कोई किताब तो किरहॉफ्स बोल देता है, लेकिन नॉर्मली इसको हम लोग जहाँ तक बच्चों को प्रेफर करते हैं किरचॉफ्स ही पढ़ने के लिए, किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चे, आज जो तुम्हारा हम करंट का 7वां क्लास लेकर के आए हैं, 7th लेक्चर है करंट का, और उसमें तुमको हम किरचॉफ्स लॉ आज पढ़ाने जा रहे हैं। मतलब आज जो तुम्हारा टॉपिक्स है किरचॉफ्स लॉ ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, आज का तुम्हारा टॉपिक्स है। तो देखो, बहुत पहले जिस समय किरचॉफ्स लॉ उतना पॉपुलर, मतलब किरचॉफ्स का लॉ नहीं आया था, तब तक ओम्स लॉ को ही करंट का फंडामेंटल लॉ माना जाता था। ओम्स लॉ को ही करंट का फंडामेंटल लॉ माना जाता था। ओम्स ने ही कहा कि V इज इक्वल टू आई आर। अगर किसी सर्किट से आप करंट को फ्लो कराओगे और उस सर्किट से अगर रेजिस्टेंस R डेवलप हो रहा है तो V इज इक्वल टू आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइंग करंट। यही उनका था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम द सर्किट, है ना। किसी परिपथ से जो प्रवाहित धारा होती है, यह प्रभावित धारा दोनों टर्मिनल्स के बीच के विभवांतर के सीधा समानुपाती होती है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू आई आर। मतलब क्या था, ओम्स लॉ था। बहुत दिनों तक इसी लॉ को फंडामेंटल लॉ माना गया, लेकिन बाद में क्या हुआ ना कि जब सर्किट हीट होने लगा और जब उनका, जैसे तुम लोग पढ़े थे ओम्स लॉ में, तुम लोग पढ़े थे कि अगर बाय द वे हम लोग एक ग्राफ ऐसा ले लें तो ओम का जो जाता था वो, इसको हम लोग बोलते थे लीनियर, ये लीनियर ग्राफ था। लेकिन इसके बाद तुमने इसका नॉन लीनियर बिहेवियर भी तुम लोग पढ़ा था। नॉन लीनियर बिहेवियर में क्या पढ़ा कि कुछ दूर तक तो ठीक गया, कुछ दूर तक जाने के बाद फिर क्या हो गया था, वो कर्व हो गया था। V और I के बीच का जो रिलेशन था, अगर एक तरफ बाय द वे V ले लिया जाए, एक तरफ अगर बाय द वे I ले लिया जाए, तो V और I के बीच का जो रिलेशन था वो हमेशा एक समान नहीं रह रहा था। V प्रोपोर्शनल I नहीं हो पा रहा था, V इज इक्वल टू आई आर डायरेक्ट नहीं आ रहा था। तो फिर इसको फंडामेंटल लॉ, वहाँ पर इसको दिक्कत होने लगा फंडामेंटल लॉ कहने में कि ये फंडामेंटल। फिर बाद में क्या हुआ ना कि यहीं पर आए किरचॉफ्स, यहीं पर किरचॉफ्स आए। अब किरचॉफ्स को जानने के लिए किरचॉफ्स ने 2 लॉ दिया। 2 तरह का सर्किट होता है, 2 तरह से ज़्यादा सर्किट होता ही नहीं है। ओपन सर्किट होता है और क्लोज सर्किट होता है। 2 ही सर्किट होता ही है। 2 ही तरह का सर्किट बन ही सकता है, 2 ही तरह का कंडक्शन हो सकता है, या तो सर्किट ओपन रहेगा या तो क्लोज रहेगा। किरचॉफ्स निकले बड़ा होशियार, बहुत महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने समझ लिया कि सर्किट तो 2 होता, 2 लॉ दे दिया। एक ओपन सर्किट के लिए लॉ दे दिया, लॉ ऑफ करंट, और एक क्लोज सर्किट के लिए लॉ दे दिया, लॉ ऑफ वोल्टेज, है ना। लेकिन किरचॉफ्स लॉ को पढ़ने से पहले हमको 2 बात पर ध्यान देना जरूरी है। एक हम लोग का बात रहेगा कि जंक्शन, और एक बात रहेगा लूप। ये दोनों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। जब ये आप जानिएगा तभी आपको किरचॉफ्स लॉ को जानने का, अच्छा से आपको समझने का मतलब तभी मज़ा आएगा, आप तभी समझ पाइएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जंक्शन और लूप समझते हैं कि जंक्शन क्या है और लूप क्या है। ये 2 बात हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो जंक्शन, देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा करंट या तो आए या तो यहाँ से जाए। बिल्कुल ध्यान देने का ज़रूरत है, यहाँ तो हमने बहुत सारा दे दिया।
ये सारा पॉइंट है। अभी मेरे को नहीं, जैसे कुछ आ भी रहा होगा, कुछ बाहर जा रहा होगा, कुछ आ भी रहा होगा, कुछ बाहर जा रहा होगा, कुछ बाहर जा रहा होगा, कुछ बाहर जा रहा होगा, कुछ आ भी रहा होगा, कुछ करंट का इनकमिंग हो रहा होगा, कुछ करंट का आउटगोइंग हो रहा होगा, लेकिन कम से कम 3 डायरेक्शन होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, गिरिडीह से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो गिरिडीह जंक्शन नहीं है। गिरिडीह के बच्चे बिल्कुल इसको महसूस कर सकते हैं, गिरिडीह जंक्शन नहीं है। अगर गिरिडीह रेलवे का मैं बात करूँ तो गिरिडीह रेलवे जंक्शन नहीं है, अभी जंक्शन नहीं है। मैं भी कल आकर के इधर से पारसनाथ के लिए अलग से एक ट्रेन चल जाए तो हो सकता है अब जंक्शन फिर तो जंक्शन हो जाएगा, क्योंकि एक रूट हो जाएगा पारसनाथ के लिए, एक रूट हो जाएगा कोडरमा के लिए, एक रूट हो जाएगा मधुपुर के लिए, तो फिर जंक्शन बन जाएगा। कम से कम 3। मधुपुर जंक्शन है, मधुपुर जंक्शन है, क्योंकि एक तरफ उधर से हावड़ा वाली रोड जाती है, एक तरफ पटना वाली रोड जाती है, गिरिडीह वाली जाकर के लगती है, तो जंक्शन है। मतलब कम से कम 3 रूट, कम से कम 3 रूट। इनकमिंग हो आउटगोइंग है ये डिफरेंट मैटर है, बट 3 रूट होना चाहिए, कम से कम 3 रूट होना चाहिए। तो ये तो जंक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जंक्शन पॉइंट बोलते हैं, जंक्शन पॉइंट कहते हैं। ये हो गया जंक्शन। हम उम्मीद करें समझ में आ रहा है जंक्शन। वो पॉइंट जहाँ कम से कम इनकमिंग हो या आउटगोइंग हो, कम से कम 3 पॉइंट होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन। अब आते हैं मेश। अगर बाय द वे एक हम ऐसा क्लोज सर्किट ले लेते हैं, एक क्लोज सर्किट ले लेते हैं इस प्रकार से, और नाम यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ करंट दे रहे हैं, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, तो नाम दे देते हैं ABCD। इस क्लोज सर्किट को हम बोलते हैं मेश। क्या बोलते हैं? मेश। इसका एक नाम और है लूप। और मैंने क्या बोला? मैंने बोला क्लोज्ड पाथ, क्लोज सर्किट या क्लोज पाथ। मेश, लूप, क्लोज पाथ, ये सारा का सारा एक ही बात है। और इसका पढ़ने का, इसका लिखने का अपना एक तरीका होता है कि आप मेश को जहाँ से चालू कर रहे हैं वहीं पर ख़त्म कीजिएगा। मतलब इसका मेश का नाम हो जाएगा ABCDA। ABCDA। ये जो बंद तल है, इस बंद तल को कहते हैं हम मेश कहेंगे, लूप कहेंगे, क्लोज पाथ कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। लिखने का अपना तरीका होता है मेश ABCDA। तो हम उम्मीद करें कि आप लोग को ये दोनों बात समझ में आ रहा है। जंक्शन समझ में आ गया, मेश समझ में आ गया। अगर ये दोनों बात आपको समझ में आ गया है, तब अब हम लोग आते हैं किरचॉफ्स लॉ को। अब हम लोग पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम किरचॉफ्स का स्टेटमेंट आपको पहले बताते हैं। किरचॉफ्स लॉ अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और सबसे पहले किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं। और फर्स्ट लॉ का 2 नाम और है, जंक्शन रूल कह सकते हैं और लॉ ऑफ करंट कह सकते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसको क्या क्या कह सकते हैं, जंक्शन रूल कह सकते हैं और लॉ ऑफ करंट कह सकते हैं। ये 2 चीज़ हम इसको कह सकते हैं, जंक्शन रूल भी कह सकते हैं और लॉ ऑफ करंट भी कह सकते हैं। तो ये 2 बात क्या है कि द एल्जेब्रिक सम, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। एल्जेब्रिक सम का हिंदी होता है बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग। अब बीजगणितीय योग कहने का क्या सेंस होता है? तो बीजगणित, एल्जेब्रा, क्या होता है एल्जेब्रा? जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, ये 0 भी होते हैं, ये सारे के सारे एल्जेब्रिक नंबर हैं। तो एल्जेब्रिक सम का मतलब हो गया कि जिसमें हमको प्लस और माइनस दोनों तरह का डायरेक्शन हमको यूज करने का ज़रूरत होगा। तो एल्जेब्रिक सम मतलब टोटल करेंट। अब टोटल करेंट में मैंने अभी 2 वर्ड का इस्तेमाल किया था, इनकमिंग और आउटगोइंग। अभी अगर मैं जस्ट प्रीवियस फिगर पर अगर वापस आ जाऊं, तो यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं, इस फिगर में आप बिल्कुल देख सकते हैं कि कुछ करंट क्या है, तो कुछ करंट है इनकमिंग, कुछ करंट क्या है, तो कुछ करंट है आउटगोइंग। तो अगर आप एक इनकमिंग को प्लस मान लीजिए तो आउटगोइंग को आपको माइनस लेना होगा। इसीलिए ये प्लस और माइनस चूंकि यूज करना है, इसीलिए हम लोग को बोला गया एल्जेब्रिक सम। बात को आप समझिएगा, एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है। सो आप जैसे मान लेते हैं कि आप जब तक प्लस माइनस यूज नहीं कीजिएगा तब तक कैसे पता चलेगा कि कौन करंट इनकमिंग है और कौन सा करंट आउटगोइंग है? कैसे पता चलेगा? बात तो बिल्कुल पत्ते का है, तो समझने का जरूरत है। और अगर 2 करंट है, 2 तरह का करंट है, तो तय बात है कि आपको 2 तरह का साइन भी यूज करना होगा। अगर I1 इनकमिंग है तो मे भी आप I1 ले लो, और I2 अगर आपका जाने वाली है तो माइनस I2 ले लो। इसीलिए कहा गया एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि एल्जेब्रिक वर्ड हम यूज क्यों कर रहे हैं, हम लोग को ध्यान देने का जरूर है। तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स इनटू एनी जंक्शन इज 0। सबसे पहला बात तो ध्यान दीजिएगा
कि किसी भी जंक्शन पर जो करंट का एल्जेब्रिक सम होता है वो कितना होता है, 0 होता है। आपको सबसे पहले ये बात का पूरा ख्याल करना चाहिए कि जो एल्जेब्रिक सम हो रहा है किसी पॉइंट पर, जो एल्जेब्रिक सम हो रहा है टोटल अमाउंट ऑफ करंट, टोटल अमाउंट ऑफ करंट मतलब जो टोटल का टोटल करंट हो रहा है वो टोटल अमाउंट ऑफ करंट किसी भी जंक्शन पॉइंट पर कितना। बाय द वे आप एक जंक्शन पॉइंट लेते हैं। अब हम आप जो फिगर बताए हैं उसी पर मैं आपको बता दे रहा हूं। तो यहां पर देखो I1 क्या है, इनकमिंग है, I2 क्या है, इनकमिंग है, लेकिन I3 क्या है, आउटगोइंग है, I4 क्या है, आउटगोइंग है। इनकमिंग को अगर तुम प्लस ले लो तो I1 और I2 प्लस हो गया और I3 और I4 माइनस हो गया और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर ये दोनों को इधर ले जाओगे तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। यहाँ पर देखो सिग्मा I का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब हो रहा है कि जितना इनकमिंग करंट है, तुम अगर गौर करो I1 I2 क्या था, इनकमिंग करंट था, और I3 I4 क्या था, आउटगोइंग करंट था। IC इनकमिंग करंट, आउटगोइंग OGC आउटगोइंग करंट। समझ जाना, हम जो कॉर्ड वर्ड यूज़ किए हैं ये कोई जो कॉर्ड वर्ड है वो बुक लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल ध्यान दोगे बच्चे। ये जो मैंने कॉर्ड वर्ड यूज़ किया IC और OGC, ये कोई बुक लैंग्वेज नहीं है, बस अभी तुमको समझने के लिए। इनकमिंग करंट तो IC मैंने लिख दिया, आउटगोइंग करंट का मतलब OGC मैंने लिख दिया, और तुमने अभी देखा कि IC इज इक्वल टू OGC, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इसका मतलब हुआ ये चीज़ मैंने यहाँ पर तुमको लिखा, इनकमिंग और आउटगोइंग करंट को मैंने यहाँ पर लिखा। गौर करना कि एट एनी जंक्शन पॉइंट टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। आने वाली करंट और यहाँ से बाहर जाने वाली करंट दोनों आपस में बराबर होता है, ऐसा किरचॉफ साहब हम लोग को बताए। इसका मतलब हुआ कि सिग्मा I इज इक्वल टू 0, मतलब I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। अभी तक तो तुमको हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तुमको पूरा समझ में आ गया होगा। एकदम बताओ, रट्टा मरा दिए हैं। इतना बार हम बोले हैं कि तुमको जितना बार तुम पढ़ सकते हो उससे ज़्यादा बार हम बोल चुके हैं। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू 0। किसी जंक्शन पॉइंट पर जो टोटल करंट होता है क्या होता है, 0 होता है। अब करंट इज इक्वल टू होता क्या है, तो करंट इज इक्वल टू होता है dq बाई dt। इसका मतलब dq बाई dt इज इक्वल टू 0 हो गया। क्या, dq बाई dt इज इक्वल टू 0 हो गया। बच्चा अच्छा है समझना, अच्छा है समझोगे। चलो ये भी दिख रहा होगा, वाइट सबसे अच्छा यहाँ पर दिखाई देगा, हम वाइट ही ले लेते हैं। तुमने मेरे को बताया कि यस सर, एक मिनट इसको भी हटाओ, अभी इसको भी हटाओ। अभी ऐसे लो कि तुमने क्या बताया कि सिग्मा I इज इक्वल टू 0, उसके पहले क्या बताया कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, सिग्मा I इज इक्वल टू 0। अब करंट का वैल्यू क्या होता है, तो dq बाई dt होता है। तो dq बाई dt इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर टोटल तुमको चार्ज अगर निकालना हो, टोटल चार्ज अगर निकालना हो तो क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा q और 0 का इंटीग्रेशन हो जाएगा कांस्टेंट। अब बोलो q कांस्टेंट, q क्या है, तो चार्ज है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, तो कंजर्व होता है। इसका मतलब हो रहा है कि चार्ज कंजर्व है। इसका मतलब है कि ये बता रहा है किसके बारे में, तो कंजर्वेटिव ऑफ चार्ज। तो ये जो फर्स्ट जो लॉ है, इस फर्स्ट लॉ का जो प्रिंसिपल हुआ वो प्रिंसिपल यही हो गया। क्या प्रिंसिपल हो गया, तो कंजर्वेटिव ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब किरचॉफ का जो पहला नियम है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल पर आधारित है। पहला जो नियम है किरचॉफ का, जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंडेंट है। तो बच्चा एक बार तुम फिर से देख लो यहाँ पर। तो क्या मैंने बताया अभी तुमको, मैंने अभी तुमको बताया कि dq बाई dt इज इक्वल टू 0, मतलब कांस्टेंट, मतलब q इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो द जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यही बात अभी मैंने तुमको बताया था कि किरचॉफ का जो पहला नियम है, मतलब जो जंक्शन रूल है, कहने का मतलब जो लॉ ऑफ करंट है, यह लॉ ऑफ करंट किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर डिपेंडेंट है। तो ये बच्चा हुआ तुम्हारा फर्स्ट लॉ। अब हम लोग आते हैं सेकेंड लॉ पर। अब हम लोग सेकेंड लॉ पर आते हैं। हाँ अच्छा, फर्स्ट लॉ पर कुछ की पॉइंट निकल करके सामने आया, वो भी तुम देख लो कि सबसे पहला की पॉइंट तो ये है कि जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
पहला है कि द जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा है कि द करंट इंटरिंग द पॉइंट टेक्स एज पॉजिटिव, आने वाले करंट को पॉजिटिव लिया गया है और यहां से बाहर जाने वाले करंट को निगेटिव लिया गया है। तो दूसरा और तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हो गया कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउट गोइंग करंट। मैंने अब कितना बार तुमको बताया कि इनकमिंग इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट। तो ये हो गया इसका जंक्स की पॉइंट। चारों पॉइंट को तुमको ध्यान रखने का जरूरत है, ना जाने किस मोड पर तुमको ये सारा का सारा पॉइंट काम आ जाए। अब आते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ में। सेकेंड लॉ को भी थोड़ा अच्छा समझना। सेकेंड लॉ थोड़ा टफ होता है, थोड़ा इस पर ज़्यादा ध्यान देने का सबको ज़रूरत है बच्चा। इस पर खूब ज़्यादा फोकस करना, सेकेंड लॉ पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत है बच्चे। किरचॉफ सेकेंड लॉ को और एक दो नाम से जाना जाता है। पहला तो इसको हम लोग नाम बोलते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ, ये तो सबको समझ में आ रहा। इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ वोल्टेज और इसका तीसरा नाम है लॉ ऑफ लूप। और बच्चा मैं एक बात और बता दूं, इसको लॉ ऑफ मेश भी कहा जाता है, लॉ ऑफ मेश भी कहा जाता है। तो 3-4 नाम से इसको हम लोग जान रहे हैं, 4 नाम से जान रहे हैं। किरचॉफ सेकेंड लॉ हो गया, लॉ ऑफ वोल्टेज हो गया, लॉ ऑफ लूप हो गया, लॉ ऑफ मेश हो गया। तुम्हारे मन में जो आवे सो बोल देना। बहुत तगड़ा रूल है, बहुत अच्छा से एकदम रट्टा मार के याद कर लेना कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। किसका एल्जेब्रिक सम? तो पोटेंशियल डिफरेंस का एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब हो गया सिग्मा, वहाँ करंट का था एल्जेब्रिक सम तो सिग्मा आई हो गया था। पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी लूप इंक्लूडिंग दोज एसोसिएट्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड दोज रजिस्टिव एलिमेंट। अब यहाँ पर बात को ध्यान दा कि इसके क्या क्या। तो एसोसिएट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एसोसिएट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहने का मतलब होता है कि अगर आप सेल ले रहे हो तो सेल में आप अगर सर्किट ले रहे हो तो सर्किट में सेल लगा रहे हो, पक्का सेल लगा रहे हो, ये हो गया एसोसिएट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एसोसिएट का मतलब सहयोगी। तो भैया सर्किट में जब तक एसोसिएट नहीं रहेगा, एसोसिएट इलेक्ट्रो, तब तक सर्किट कैसे चलेगा? उसको करंट फ्लो कराने के लिए हमको उससे बैटरी जोड़ना होगा, सेल जोड़ना होगा, तो एसोसिएट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। और साथ ही में दोज रजिस्टिव एलिमेंट, और इसमें रेजिस्टेंस भी तो रहेगा ना। जैसे मान लो कि एक रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ दो, बाय द वे एक रेजिस्टेंस तुम यहाँ जोड़ दो, एक रेजिस्टेंस तुम यहाँ जोड़ दो, तो ये सारे के सारे ये बाय द वे रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है। चलो जोड़ ही देते हैं। मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये सारे के सारे रेजिस्टेंसेज है। यहाँ से करंट बाय द वे, यहाँ से करंट टोटल I चला, ये करंट ऐसे आया, यहाँ पर आने के बाद I1 चला गया, बाकी का इधर आ रहा है वो I2 है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तुमको फिगर भी अच्छा से दिख रहा होगा, फिगर सारा समझ में आ रहा होगा। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? रजिस्टिव एलिमेंट कहलाएंगे। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, किरचॉफ ने क्या बताने का प्रयास किया, अच्छा से समझना कि किसी मेश में, किसी क्लोज पाथ में, किसी लूप में, बिल्कुल ध्यान देना, मेश कह लो, क्लोज पाथ कह लो, लूप कह लो, सारा एक ही चट्टा बट्टा है, सब एक ही चीज़ है। मेश कह लो, लूप कह लो, कुछ भी कह लो, क्लोज सर्किट कह लो। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी लूप इक्वल टू 0। मोटा मोटी मामला इतना ही है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका जो सिग्मा होगा कितना होगा? 0 होगा। अब ये सब तुमको इसलिए जोड़ा गया कि आप तुम कह दो कि हाँ सर, तो आप खाली पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं तो सेल का क्या होगा, तो इसीलिए लिखा गया एसोसिएटेड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसका हो, साथ में अगर कोई रजिस्टिव एलिमेंट लगा हुआ हो उसका, तो इन सभी का मिला करके जो टोटल पोटेंशियल होगा वो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का समझ में आया? किसी बंद तल में कुल विभवांतर का जो बीजगणितीय योग होगा कितना होगा? 0 होगा। लेकिन अब उसमें हमको जोड़ देना है 2 चीज़ और, कि चाहे उसमें सेल लगा हुआ हो तो उसका भी कैलकुलेशन कर लेना है, उसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ हो तो उसका भी कैलकुलेशन कर लेना है। इन सभी को मिला करके जो टोटल पोटेंशियल होगा डेट विल बी 0। लेकिन ओम साहब बता चुके हैं कि V इज इक्वल टू IR। तो इसी रूल को ऐसे भी कहा जा सकता है कि किसी भी मेश में करंट और रजिस्टेंस का जो एल्जेब्रिक सम होगा, ये दोनों के गुणनफल का, किसका किसका? अरे V कहो चाहे IR कहो, चाहे तुम पोटेंशियल V कहो, चाहे इसी V को तुम IR में तोड़ के IR कहो, तो ये IR किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होगा। बिल्कुल ध्यान देना, किसी भी मेश में मैं क्या बोला, मैंने क्या बताया, आप बिल्कुल ध्यान देना बेटा। मैंने बताया बाय द वे आप एक ऐसा मेश बना लेते हो,
एक करंट आई आ रहा है, रजिस्टेंस आई आ रहा है। तो किसी भी मेष में, अब ऐसा कई गो तुम मेष, 2-3 गो मेष बना सकते हो, आगे जाओगे तो मेष मिलेगा ढेर सारा। तो किसी भी मेष में जो करंट और रजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा, एक करंट और एक रजिस्टेंस, ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होगा। टोटल कहने का मतलब कि इसमें अगर एक सेल लगा हुआ है तो एक सेल यूज करेंगे, लेकिन कभी कभी पूरे नेटवर्क में तुम क्या करोगे, एक से ज़्यादा सेल तुमको मिल जाएगा, तो दोनों सेल को अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हम प्लस माइनस कर लेंगे। इसको एल्जेब्रिक सम बोलते हैं। किसी भी परिपथ में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, याद हो गया। किसी भी मेष में प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, याद हो गया। यही किरचॉफ सेकंड लॉ है। अब इसी को थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दिया जाए, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। क्या मतलब उन्होंने क्या बता दिया, तो उन्होंने बता दिया कि आई आर इज इक्वल टू ई। अब हम यहाँ पर मेष लिए हैं। अब अगर तुम इस मेष में आ जाओ, इस मेष में आ जाओ तो बोलो यहाँ करंट कितना है, तो I1, करंट कितना है तो I1, रजिस्टेंस कितना है तो R1, और इसमें सेल है तो इज इक्वल टू ई हो गया। देखो I1 R1 इज इक्वल टू ई हो गया। अब आ जाओ इस मेष में, तो इस मेष में क्या होगा, यहाँ देखो, यहाँ से बाय द वे हम ऐसे चल रहे हैं, कैसे, C E F D C, इसका मतलब मेरा चलने का डायरेक्शन ऐसा है ना, बात सही। ये मैंने एरो का साइन दे दिया, चलने का डायरेक्शन, तुमको समझ में आएगा हम चल कैसे रहे हैं। तो बोलो इसमें करंट कितना आ रहा है I2, रजिस्टेंस कितना है R2, मैंने बोला करंट कितना है I2, रजिस्टेंस कितना है R2। वही करंट इसमें भी आ रहा है, तो करंट कितना है I2, रजिस्टेंस कितना है R3। लेकिन जब हम मुड़ करके इसमें इधर से जाएंगे तो इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये चल रहा है ऐसे और हम मेजर कर रहे हैं ऐसे, तब हो जाएगा माइनस I1 R1। देखो क्या लिखा हुआ है, I2 R3 I2 R2 माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0। जीरो क्यों ले लिए तुम जीरो तुम इसलिए ले लिए क्योंकि इसमें सेल अभी तत्काल डायरेक्ट नहीं लगा हुआ है। तो डायरेक्ट अगर सेल नहीं लगा हुआ है तो हमको क्या ले लेना है, जीरो ले लेना है। लेकिन उस I1 R1 के बदले तुम क्या पुट करोगे, ई पुट करोगे, क्योंकि देखो इसके बदले ई आ गया। अरे पगला, जब तक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं रहेगा तब तक करंट फ्लो कैसे होगा। तो है तो, लेकिन डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट था। इसका मतलब इस ई को इधर ले आएंगे तो हो गया I2 R3 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू ई, मतलब सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। ये हो गया किरचॉफ का दूसरा नियम। तो बच्चे, फर्स्ट लॉ भी मैंने आपको बता दिया, सेकेंड लॉ भी मैंने बता दिया, और काफ़ी अच्छा से मैंने पूरा क्लियर कर करके आपको बताया है करंट कैसे गुजर रहा है, कैसे प्लस होगा, कैसे माइनस होगा। हर एक पहलू को मैंने आपको एकदम आसान भाषा में, बहुत ही सामान्य तरीके से मैंने आपको बताया। और इस तरह से पूरा किरचॉफ लॉ आपका जो है, अब यहाँ पर आकर के किरचॉफ लॉ लगभग आपका कंप्लीट हो गया बच्चे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद करने में, हाँ अच्छा एक चीज़ और बात कर लीजिए, देखिए हम तो दिमाग से निकल ही रहा था, इसका की पॉइंट क्या क्या है। तो सबसे पहला की पॉइंट है कि इसका बेस है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑब्जेक्टिव में तो इतना ज़्यादा आता है कि मैं क्या बताऊँ। फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकेंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एकदम याद कर लीजिए, अभी मेरे साथ याद कर लीजिए। पहला नियम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एकदम एक क्वेश्चन एग्जाम में रहने का चांस रहेगा ऑब्जेक्टिव बन करके। तो पहला लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरा लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द करंट इन डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव। क्या मतलब कि जैसे आप करंट ऐसे चला, ऐसे चलेगा, तो इसी डायरेक्शन में अगर मेजर कीजिएगा तो करंट का मान प्लस लीजिएगा, लेकिन अगर बाय द वे कभी इधर जाने का मामला हो गया तो करंट का मान माइनस हो जाएगा। और एक यहाँ पर हम, ये 2-3 पॉइंट हो गया, और चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया, ये ध्यान रखिएगा कि अगर सेल में या मेष में कोई किसी मेष में या लूप में कोई डायरेक्ट सेल नहीं जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान आप कितना लीजिएगा, तो 0 ले लीजिएगा। तो ये 4 पॉइंट इसके की पॉइंट्स है बच्चे। तो मैंने हर एक बात इसका ऑब्जेक्टिव तक मैंने बता दिया। हम उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को हर बात समझ में आ गया होगा, और किसी को अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो हर दिन के जैसा मैं फिर यहाँ बता दूँ, ये हमारा हो गया टेलीग्राम चैनल का नेम। आपको जा करके इस टेलीग्राम पर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ये मेरा नंबर हो गया, जिस पर आप किसी भी क्यूरी को, कोई भी तरह का दिक्कत हो तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। सारे बच्चे सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। जितना स्प्रेड आउट आप लोग कर सकते हैं, फैला सकते हैं, चैनल को प्लीज़ फैला दीजिए। मैं आप सभी को अच्छा क्लास देता हूँ, और सभी बच्चे प्रॉपर वे में डिसिप्लिन के साथ क्लास कीजिए ताकि हमको भी क्लास लेने में मज़ा आए।
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जब आप लोग अपीयर रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप लोग जब क्लास लाइव करते हैं तो हमको भी क्लास लेने में उत्साह बढ़ता है। मैं भी आप लोग को अच्छा से अच्छा क्लास दूंगा। यहाँ से लेके एग्जामिनेशन तक अब हमको और आपको मिल के चलने का ज़रूरत है ताकि एक अच्छा रिजल्ट हम लोग का आवे। तो सारे बच्चे बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए और स्प्रेड आउट कर दीजिए, एकदम फैला दीजिए इसको अपने दोस्तों के बीच में। सबके लिए मैं काम का चीज़ हूँ। अभी तक जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सारे बच्चे कर दीजिए। और थैंक्स, आपने इस पूरे क्लासेस को आपने देखा। मैं फिर अगले क्लास में आप लोगों के लिए कुछ नया क्वेश्चन, नए टॉपिक्स लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए सब खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए और सबको हैव ए नाइस डे। सब खूब फूलिए फलिए और अब एग्जामिनेशन का अच्छा से तैयारी कीजिए। ओके, बाय बाय बच्चे।